हेलो गाइस, दिस इज अजीज कुरैशी। वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग इंग्लिश। आज की जो अपनी क्लास है वो एमसीक्यू की क्लास है। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो ये डिसाइड किया है कि एक क्लास हम लोग एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे और जो अपना प्रोसेस जो चल रही थी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जो भी फंडामेंटल में जो टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। बट एक क्लास जो है हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू की डिस्कस करेंगे और एक क्लास में जो अपने जो टॉपिक्स चल रहे हैं वो रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज अपना जो एमसीक्यूज़ के बेस पे मैंने ये क्लास अटेंड की है, उसमें ये है कि जो भी एसिड बेस इम्बैलेंस जो है उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं, प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, एन एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट शो। एक अपने पास में क्या है, एबीजी एनालिसिस है। देखो एबीजी एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या होता है, तो वो होता है आपका एलन टेस्ट। स्पेसिफिक टेस्ट जो है वो पूछा जाता है आपका एबीजी एनालिसिस के लिए, वो है एलन टेस्ट। देखो एक एलन चार्ट भी होता है, एक एलन चार्ट भी होता है। जैसे अपन बोलते हैं कि जैसे डिस्टेंस विजन की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस विजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्नेलन चार्ट जो है वो क्या करते हैं, असेस करते हैं। और अगर कलर विजन की बात करूं तो कलर विजन के लिए हम लोग जो कलर विजन के लिए जो हम लोग जो टेस्ट यूज़ में लेते हैं, स्पेसिफिक जो टेस्ट आता है वो आता है आपका स्चियारा टेस्ट, लेकिन वो एडल्ट के लिए है। बट इन चिल्ड्रन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब कलर विजन को हम लोग क्या करते हैं, असेस करते हैं, उसका स्पेसिफिक टेस्ट हम देखते हैं, तो अपने पास में चार्ट आता है जिसको बोलते हैं एलन चार्ट। तो एलन टेस्ट और एनएल चार्ट में डिफरेंस यही है कि एलन टेस्ट जो है वो क्या है, एबीजी एनालिसिस के लिए होता है। और एबीजी एनालिसिस की स्पेसिफिक कहाँ से, साइट के जिसको बोलते हैं अपन, तो अपन बोलते हैं रेडियल आर्टरी से। कहाँ से लेते हैं भाई, रेडियल आर्टरी से। कहाँ से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से। ठीक है, और एलन चार्ट के लिए अपन बोलते हैं कि जो कलर विजन है, उस कलर विजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर, एडल्ट के अंदर हम लोग स्चियारा यूज़ में लेते हैं, बट चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, उसकी अगर कलर विजन को हमें असेस करना है तो हमारे पास में स्पेसिफिक एक चार्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एलन चार्ट। सही है, चलिए। तो एक एबीजी एनालिसिस रिपोर्ट हमने को दे रखी है और उसमें वो पूछ रहा है कि ये किसको इंडिकेट करेगी। तो इसमें पीएच जो है वो कितनी है, 7.20। PCO2 जो है वो कितनी है, 35 mm ऑफ Hg। और बाइकार्बोनेट आयन SCO3 माइनस जो अपने पास में दे रखा है वो दे रखा है 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, तो पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा देख लें, थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि देखो एसिड और बेस में क्या है। अगर मैं बात करूँ एसिड की, नॉर्मल बॉडी की पीएच कितनी होती है, तो नॉर्मल बॉडी की पीएच जो होती है वो कितनी होती है, 7.35 टू 7.45। 7.35 टू 7.45, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो पीएच जो है वो कौन से ब्लड की है, ये देखो, ये जो पीएच जो है ना, ये आर्टेरियल ब्लड की है। कौन से ब्लड की है, आर्टेरियल ब्लड की, मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। बट आप अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की अगर बात करोगे ना, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो पीएच आपके पास में आएगी वो आएगी 7.31 टू 7.41। ठीक है, अब ये मुझे बताने की ज़रूरत कहाँ पे पड़ी। देखो इसमें रोल आता है आपका CO2 का, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो CO2 जो है, मैं हर क्लास में ये चीज़ बोलता हूँ कि CO2, आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि CO2 जो है, इस CO2 का नेचर जो होता है ना, वो एसिडिक नेचर होता है। बस इतना याद रख लो तुम लोग, CO2 का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। अब नॉर्मल पीएच अपने पास में कितनी है, 7.35 टू 7.45। अगर मैं एक पीएच स्केल की बात करूँ तो पीएच स्केल में क्या है, पीएच स्केल में रीडिंग 0 से लेकर के 14 तक है और सेंटर में अपन बोलते हैं 7। समझ में है मेरी बात। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि अगर पीएच जो है वो 7 से अगर क्या रही है, कम आ रही है, जैसे जैसे 7 से कम होती जा रही है पीएच में भी 7.35, 7.2, 7.1 जो भी है, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक वाटर रख लो, H2O ले लो। ठीक है, अगर इस H2O की मैंने पीएच डाउन की, तो H2O की अगर मैं पीएच जैसे जैसे डाउन कर रहा हूँ तो H2O जो है वो उसकी पीएच 7 न रह करके, मीन्स अगर पीएच क्या है उसकी 7 है, तो 7 से अपन क्या बोल सकते हैं, क्या है, न्यूट्रल है। कैसा नेचर रखता है वाटर, न्यूट्रल, ना तो एसिडिक ना फिर एल्कलाइनिक। बट अगर इसी H2O की मैंने क्या कर दी, पीएच अगर मैंने डिक्रीज कर दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये जैसे पीएच 7 से कम आएगी तो ये जो आएगा वो कैसा आएगा, इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर होगा।
सही है। अब एसिडिक नेचर तो हो रहा है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जैसे जैसे पीएच अपनी क्या आ रही है, डिक्रीज आ रही है, उस कंडीशन में क्या होगा, H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज आएंगे। जैसे जैसे पीएच कम आ रही है, H+ आयन क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। फिर अगर मैं बात करूँ कि अगर 7 से पीएच क्या आ रही है, अबोव जा रही है, कुछ ऐसा सा ग्राफ आएगा, तो अपन क्या बोलते हैं कि 7 से अगर मैं इस H2O की जो पीएच जो है उसको 7 से अगर इंक्रीज कर दूँ, ये किसकी तरफ जा रहा है, ये जा रहा है बेस की तरफ या फिर एल्कलाइन की तरफ। किसकी तरफ जा रहा है, बेस की तरफ या फिर एल्कलाइन की तरफ। या अपन क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी 7 से क्या बनेंगे, OH- आपके क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। सही है, क्या होंगे, OH- जो है वो क्या होंगे, इंक्रीज हो गए। इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर पीएच जो है वो 7 से कम आ रही है, मीन्स एसिड गेन कर रहा है पर्सन, और 7 से उसकी पीएच अगर अबोव आ रही है, तो अपन क्या बोलते हैं कि एल्कलाइन या फिर बेस गेन कर रहा है। समझ में मेरी बात। तो पीएच कितनी नॉर्मल होती है, वो होती है 7.35 टू 7.45। तो पीएच जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, एसिड और बेस के अकॉर्डिंग पेशेंट में जो कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, असेस करेंगे, वो अपन 4 प्रकार से करेंगे। 4 प्रकार से कैसे करेंगे कि एसिड, एक तो एसिडोसिस की कंडीशन है, एक तो किसकी कंडीशन है, एसिडोसिस की, एक कंडीशन है एल्केलोसिस की, एक कंडीशन है एसिडोसिस की, एक कंडीशन है एल्केलोसिस की। कहने का मतलब सीधा से ये है कि अगर पीएच 7.35 से कम आ रही है तो पर्सन किसकी तरफ जा रहा है, एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, उसको क्या हो रही है, एसिडोसिस हो रही है। अगर 7.45 से इंक्रीज हो रहा है, अपन बोलते हैं एल्केलोसिस हो रही है पेशेंट को। बट उसमें कंडीशन हम लोग अराइज डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे करेंगे कि एसिडोसिस को हम लोग क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक करेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। फिर एल्केलोसिस को भी इसी तरह, एक करेंगे मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, दूसरा करेंगे रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस। समझ में मेरी बात। चलिए ठीक है, अब देखना कि अगर मैंने, आपको पता है कि पीएच अपन देखते हैं, अगर एक एबीजी एनालिसिस अगर अपन करते हैं, तो एबीजी एनालिसिस के अंदर हम लोग कंडीशन को असेस करना पड़ता है। तो कंडीशन को असेस करने के पास में अपने पास में 4 की पॉइंट आते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से आते हैं, हमें क्या क्या देखना पड़ता है। देखो, पहले पेशेंट की पीएच अपने को चेक करनी पड़ती है कि कितनी है। तो पीएच जो होती है वो नॉर्मल कितनी होती है, 7.35 टू 7.45 होती है। सही है। फिर अपने को देखनी होती है PCO2, अपने को देखनी होती है PCO2। PCO2 कितनी होती है, वो होती है आपकी 35 टू 45 mmHg। सही है। फिर अपन बात करते हैं बाइकार्बोनेट आयन की, तो ये होते हैं आपके 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होती है, 90 टू 100 mmHg। समझ में। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम लोग, डिसाइड करते हैं कि पेशेंट जो है वो किससे सफ़र कर रहा है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है या फिर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है। चलिए, तो देखना पीएच जो अपने को दे रखी है, फर्स्ट वन अपने पास में एक एबीजी रिपोर्ट है जिसमें पीएच जो अपने को दे रखी है वो 7.20 दे रखी है। फिर PaCO2 35 mmHg और बाइकार्बोनेट आयन आपके कितने हैं, 20 मिली इक्विवेलेंट। सही है। अब आपको पता लगाना है कि ये जो पेशेंट जो है वो किससे सफ़र कर रहा है। तो आपको मैंने ये बताया कि पहले आपको पीएच चेक करो। देखो, पहले आपको पीएच चेक करनी है। पीएच आपको देख लो कि पीएच जो इसकी वो कितनी है, 7.20। नॉर्मल कितनी होती है भाई, 7.35 होती है। मीन्स पेशेंट की कंडीशन जो है, अपने को ये जो पीएच जो इंडिकेट कर रही है एसिडोसिस की तरफ। तो ये चीज़ आप लिख लो यहाँ पे कि एसिडोसिस का पेशेंट है, पेशेंट एसिडोसिस का है। मेटाबॉलिक का है या फिर रेस्पिरेटरी का, ये हमें नहीं पता। अभी हमने क्या करी है, पीएच चेक करी है। पीएच में 7.20 है, मीन्स हम पीएच नॉर्मल बॉडी की कितनी होती है, 7.35। सही है। अब 7.35 से अगर कम आ रही है, मीन्स केस किसकी तरफ जा रहा है, एसिड की तरफ जा रहा है। यानी कंडीशन जो अपने पास में फिलहाल यहाँ पे जो मौजूदा बता रही है ना, वो बता रही है कि एसिडोसिस का है। ठीक है। चलिए, फिर अपन बात करते हैं PaCO2 कितनी होती है। देखो, नॉर्मल PaCO2 जितनी होती है, कितनी होती है, वो होती है 35 टू 45 mmHg। यहाँ पे कितनी है, PaCO2 35 mmHg, मीन्स ये तो नॉर्मल है। रेस्पिरेटरी का तो कोई चांसेस ही नहीं है यहाँ पे। सही है। फिर अपने को देखना है
बाइकार्बोनेट आयन कितने दे रखे हैं। देखो बाइकार्बोनेट आयन नॉर्मल कितने होते हैं 21 से 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, लेकिन इसमें कितने दे रखे हैं बाइकार्बोनेट आयन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे रखे हैं। मीन्स अपन क्या बोल सकते हैं कि अपन बोलते हैं कि अगर बाइकार्बोनेट आयन, अगर एक में पीएच की बात करूं, देखो एसिडोसिस की बात करूं, एक छोटा फॉर्मूला रहा, एसिडोसिस में किस किस कंडीशन को एसिडोसिस बोलूँगा, तो देखो इफ़ पीएच लेस देन 7.35 कोई दिक्कत, H प्लस आयन अगर क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए उस कंडीशन भी हम क्या बोलेंगे एसिडोसिस। दूसरी बाइकार्बोनेट आयन अगर क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए उस कंडीशन को भी मैं क्या बोलूँगा एसिडोसिस बोलूँगा, आया ना, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं एल्केलोसिस की, तो एल्केलोसिस के लिए क्या बोलूँगा, अगर पीएच कितनी हो जाए 7.45 से क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, ठीक है, H प्लस आयन क्या हो जाए कम हो जाए, या फिर HCO3 माइनस क्या हो जाए इंक्रीज हो जाए, इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे एल्केलोसिस। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पीएच तो कम आ रही है देखो 7.35 से, ठीक है, मीन्स केस कौन सा है एसिडोसिस का है। PaCO2 उसकी नॉर्मल आ गई। फिर बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कितने हैं नॉर्मल से कम आ रहे हैं, यानी 21 होना चाहिए लेकिन कितने आ रहे हैं 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। मीन्स अपन क्या बोलते हैं, अब देखो बाइकार्बोनेट आयन अपने को क्या है कम देखने को मिल रहा है। मीन्स एसिडोसिस में हमने क्या क्या देखा था कि पीएच जो है 7.35 से कम आ रही है, वो यहाँ पे आ रही है। H प्लस आयन इंक्रीज देखने को मिलेंगे, सीधी सी बात है बढ़े हुए हैं, अगर पीएच कम आ रही है तो ऑटोमेटिकली H प्लस आयन वो क्या इंक्रीज है। बट वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, बाइकार्बोनेट आयन आपको क्या है डिक्रीज देखने को मिलते हैं। अब बाइकार्बोनेट आपको डिक्रीज देखने को मिल रहे हैं ना, मीन्स ये केस जो है वो किसका है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है। किसका केस है मेटाबॉलिक एसिडोसिस का केस है। समझ में आया मेरी बात। चलिए नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये दे रखा है स्टारवेशन है और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है और शॉक है या फिर डायरिया की कंडीशन है, तो ये कंडीशन किस किस को लीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट बताऊंगा। देखो स्टारवेशन की कंडीशन एक है, स्टारवेशन की कंडीशन। देखो स्टारवेशन किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भूखमरी। इफ कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है लॉन्ग टाइम से क्या नहीं है खाना नहीं खा रहा है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे स्टारवेशन बोलेंगे। दूसरा बताया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, दूसरा बताया डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और दूसरा फिर अपने बताया, तीसरा अपने को जो बताया वो बताया शोक, और ये फिर लास्ट में अपने को जो बताया वो बताया डायरिया। कि ये कंडीशन अगर हो जाए तो इनमें कौन से होने के चांसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो स्टारवेशन की कंडीशन है, तो स्टारवेशन की कंडीशन में क्या होता है कि फैट का मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, और फैट का मेटाबॉलिज्म होने के उपरांत अपने क्या मिलता है एंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो मिलता है क्या बनता है कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। क्या बनती हैं कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। और यही सेम चीज़ आपको किस में देखने को मिलती है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। और कीटोन बॉडीज़ जो है उनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है एसिडिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। मीन्स अगर एसिडिक नेचर है मीन्स कंटिन्यू क्या बन रहे हैं कीटोन बॉडीज़ बन रहे हैं, तो कीटोन बॉडीज़ का नेचर जो क्या है वो एसिडिक है। और एसिडिक अगर है तो अपने को पता है कि एसिडिक अगर इंडिकेटर आ रहा है तो मीन्स वो क्या करेगा पीएच को डिक्रीज़ करेगा, और पीएच को अगर डिक्रीज़ करेगा तो केस किस पे जाएगा एसिडोसिस पे जाएगा। समझ में है मेरी बात, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन दे रखा है इसमें शॉक। तो शॉक के अंदर अपन क्या बोलते हैं, देखो शॉक का मतलब क्या होता है, देखो शॉक का सीधी सी बात ये है कि हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द ब्लड। समझ में है मेरी बात। अब हाइपोपरफ्यूजन जो है उसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ जो है उनको जो ब्लड सप्लाई जानी थी वो ब्लड सप्लाई कम हो रही है। अब ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हो रही है, टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो टिश्यूज़ क्या करें इन रेस्पॉन्स ऑफ वहाँ पे क्या बनेगी कीटोन बॉडीज़ बनेगी, सॉरी वहाँ पे बनेगा आपका लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा लैक्टिक एसिड बनेगा। समझ में है मेरी बात। टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो
अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे क्या हो रही है, वहाँ पे क्या बनेगा, आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड अगर बन रहा है तो अपने को पता है कि एसिड है, तो एसिड क्या करेगा, ये भी पीएच को डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड जो है वो किसको बोलते हैं, एस्पिरिन को बोलते हैं, तो वो भी एसिड है, तो वो भी क्या करेगा, पीएच को डिक्रीज करेगा। तो कंडीशन है वो किसकी तरफ जाएगी, एसिडोसिस की तरफ जाएगी। नेक्स्ट वन अपने पास में है डायरिया। देखो ये थोड़ा सा आपको कंपोनेंट समझना पड़ेगा, इसमें लॉजिक क्या है। देखो यहाँ पे डायरिया या फिर वॉमिटिंग, यहाँ पे दोनों ही कंसेप्ट में क्लियर कर देता हूँ आपको। देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको DIT बता देता हूँ मैं, थोड़ा GIT जो है अपना, ये एक मैं प्राइमरी GIT बना रहा हूँ और इसको थोड़ा सा समझिएगा आप। ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और ये हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे आपकी है पैनक्रियाज। ठीक है, समझिएगा मेरे बात। ये माउथ है, यहाँ पे स्पिंटर आता है जिसको बोलते हैं हम लोग कार्डियक स्पिंटर। कौन सा स्पिंटर, कार्डियक स्पिंटर। यहाँ जो अपने पास में है इसको बोलते हैं हम लोग पाइलोरिक स्पिंटर। पाइलोरिक स्पिंटर, यहाँ पे बाउंड्री डिसाइड कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पे स्लाइवा के अंदर क्या होता है, स्लाइवरी माइलेज होता है। क्या होता है, स्लाइवरी माइलेज। ठीक है, एसिडिक नेचर रखते हैं। फिर देन आगे जा कर के आपका स्टोमक जो है वहाँ पे आपका क्या बनता है, HCl बनता है। ठीक है, ये भी आपका कैसा नेचर रखता है, एसिडिक नेचर रखता है। मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि माउथ से लेकर के पाइलोरिक स्पिंटर जो है यहाँ तक का जो रीजन होता है वो कैसा रीजन होता है, एसिडिक रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, एसिडिक रीजन होता है। कहाँ से लेकर के, माउथ से लेकर के पाइलोरिक स्पिंटर तक का। देन आपका जैसे ड्यूडेनम स्टार्ट होती है यहाँ पे आपकी पेनक्रियाज प्रेजेंट, और पेनक्रियाज क्या बनाती है, आपके बाइकार्बोनेट सिक्रेट करती है। और बाइकार्बोनेट आयन आपके क्या होते हैं, बेसिक नेचर रखते हैं, एल्कलाइनिक नेचर रहते हैं। मीन्स यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि पाइलोरिक स्पिंटर से लेकर के एनल तक का जो रीजन होता है